जय हिंद। चीन बहुत ही लंबे समय से भारत को हिंद महासागर में घेरने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए वो एक योजना पर काम कर रहा है जिसे कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। हालांकि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एक पौधा होता है जो मोतियों की माला के समान होता है। वो इसी माला के तहत भारत को दक्षिण दिशा में हिंद महासागर में जगह जगह से वो घेरने का प्लान बना रहा है। वो ये प्लान रच रहा है कि ऊपर में इस साइड में चाइना और पाकिस्तान भारत को घेरे हुए हैं ऊपर में, और नीचे से नौसेना से वो घेरना चाहता है। ऐसा नहीं है कि भारत हाथ पर हाथ रख के बैठा हुआ है। भारत भी इसको काउंटर करने के लिए एक लोहे की चादर नामक योजना पर काम कर रहा है जिसका नाम है आयरन कर्टेन, लोहे का पर्दा या चादर। तो आज हम इन दोनों योजनाओं को समझते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और आयरन कर्टेन, इन दोनों को किस तरह से दोनों काम कर रहे हैं सब। चाइना का मंसूबा बहुत खतरनाक है। वो चाहता है कि एशिया का अकेला दबदबा वो बना सके। इसलिए चाइना क्या कर रहा है, वो चारों ओर नौसेना लगाकर और अपने को घेरना चाह रहा है, क्योंकि इंडिया को घेरना चाह रहा है। क्योंकि अगर देखेंगे तो ऊपर में तो चाइना है और इस साइड पाकिस्तान है, तो ऊपर से तो इंडिया इन्हीं दोनों से घिरा हुआ है। अब इस साइड में वो जगह जगह पर अपना विस्तार करते जा रहा है। इन देशों में अपनी नौसेना के पहुंच बनाते हुए, श्रीलंका यहाँ पे इधर लेते हुए इस साइड से पूरा इस तरह से भारत को घेरने के प्लान में है। तो हम एक एक करके इन सभी देशों को देखते हैं और ये समझते हैं कि भारत का जो आयरन कर्टेन है ये काम कर पाएगा कि नहीं। तो इसमें जो चाइना का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो ग्वादर बंदरगाह है। तो ये ग्वादर बंदरगाह यहाँ पर है। अब ये ग्वादर बंदरगाह से यहाँ से सीपीईसी सड़क जा रही है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना जानता है कि उसके जितने भी व्यापार होते हैं और जितने भी पेट्रोलियम होते हैं वो नीचे से ही जाते हैं, और नीचे में अंधेरा में दौड़ा के भारत मारेगा ना तो चाइनीजों को चाऊ माऊ करने का मौका भी नहीं मिलेगा यहाँ से। इसलिए चाइना को हमेशा इस बात का डर सताते रहता है कि मतलब उसको नीचे से नहीं जाना है, ऊपर से। तो इसलिए वो सीपीईसी का सहारा लेता है। तो सीपीईसी में यहाँ हो गया ग्वादर पोर्ट हो गया। अब इसमें एक समस्या, सीपीईसी इतना खर्चीला प्रोजेक्ट है कि पाकिस्तान की जीडीपी चौपट हो गई। चाइना यही चाहता था कि पाकिस्तान अगर गरीब हो जाएगा तो हमेशा के लिए चाइना का गुलाम की तरह ट्रीट करेगा। दूसरा, ये जो ग्वादर बंदरगाह है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आता है, जो कि एकदम अशांत एरिया है। बलूचिस्तान के लोगों पर पाकिस्तान वाले ज़्यादा जुल्म करते हैं। वो कहते हैं कि बलूचिस्तान वाले कि हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। अब इसके जवाब में भारत क्या कर रहा है, तो भारत देखिए ये ऊपर में एक देश है जिसका नाम है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। तो भारतीय वायुसेना दुशांबा में अपना एयरपोर्ट ले रही है। अब ये लंबा प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें भारत की थोड़ी लापरवाही है। ये मनमोहन सिंह के समय से चल रहा है, अभी मोदी जी का दूसरा कार्यकाल हो गया। तो ये दुशांबे एयरपोर्ट है। तो यहाँ से हम लोग इस सीपीईसी को आराम से काउंटर कर सकते हैं। और यहाँ हमारा दौलत बेग ओल्डी एयरपोर्ट है और दुनिया का सबसे ऊंचा सियाचिन युद्ध का मैदान है। तो यहाँ से हम कभी भी इस सड़क को काउंटर करके काट सकते हैं। दूसरा, ये अफगानिस्तान है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अफगानिस्तान में सड़कों का निर्माण भारत कर रहा है, संसद भवन भारत बना रहा है, वहाँ सलमा बांध, बिजली घर, ये सारी चीज़ों का निर्माण भारत कर रहा है। इसलिए अफगानिस्तान से भारत का अच्छा संबंध है। तो इधर से हम लोग सीपीईसी को घेर लिए और पाकिस्तान भी इधर से घिर रहा है। और इस ग्वादर बंदरगाह से महज 70 किलोमीटर दूर है यहाँ पे चाबहार बंदरगाह। ईरान का चाबहार बंदरगाह भारत ने ले रखा है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और चालू हो चुका है, जबकि चाइना का ग्वादर बंदरगाह अभी चालू नहीं हुआ है, भारत का चाबहार चालू हो गया है। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो हमको घेरने आए थे चाइना, इस साइड से अपने घिर चुके हैं, दिख रहा है यहाँ अपने घिर चुके हैं। लेकिन अभी यहीं पे बात खत्म नहीं होती है। मोदी जी ने जाके ओमान से भी समझौता कर दिया और ओमान का एक बंदरगाह है दुबका बंदरगाह, इसको भारत ने यहाँ पर ले लिया है। अब आप देखिए यहाँ पर हम लोग पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पे कई जगह से नजर रख सकते हैं। एक दुबका बंदरगाह से, एक यहाँ से चाबहार बंदरगाह से, और ये हमारा अपना द्वीप है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप तो भारत का ही है, यहाँ से आराम से रख सकते हैं और भारत की सीमा खुद ही यहाँ तक है। तो हम लोग तो इनको अच्छा से बढ़िया से यहाँ घेर लिए हैं। तो जो चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है उसके यहाँ पर उतना खतरनाक वो साबित नहीं हो पा रहा है। भले इस डायरेक्शन में क्या है इसको अभी चर्चा करेंगे। तो ये सीपीईसी वाला एरिया यहाँ पे तो समझ में आ गया आप लोग को। चाइना फिराक में था भारत को नीचे मालदीव और श्रीलंका से घेरने का। तो पहले मालदीव समझते हैं। चाइना के फेवर में वहां मालदीव की सरकार थी अब्दुल्ला यामीन की। यामीन साहब ने भ्रष्टाचार कर दिया, अभी वो जेल की हवा खा रहे हैं। और अभी जो वहां की सरकार है वो भारत के फेवर में है और भारत से बहुत सारे सहयोग लिए। भारत के सहयोग से उसने 7 किलोमीटर लंबा एक पुल बना रखा है। भारत के सहयोग से वहाँ कोरोना का जितने भी मतलब जो भी अभी जो वर्तमान में दवाइयाँ हैं उस हिसाब से वहाँ काम चल रहा है। भारत के चाइना ने कहा था कि यहाँ हमको एक बंदरगाह दे दो
जहां हम नौसेना ला सकते हैं। तो मालदीव ने कहा कि सुन चाइना, तोरा यहाँ पे व्यापार करना है, आलू प्याज ढोना है, कंटेनर ढोना है, सामान वामान ढोना है, भुकभुकवा लाइट बेचना है तो बेच यहाँ आके, हम नौसेना नहीं देने वाले हैं तुमको। और जो जेल में बैठे हैं ना हमारी जो पहले प्रधानमंत्री थी यामीन, वो तुम्हारी चमचई करेंगे, हम नहीं करेंगे। तो यहाँ से तो चाइना की नौसेना गई। अब भैया व्यापार करो तो क्या दिक्कत है, चाइना की जहाजें तो मुंबई बंदरगाह में भी आती है, तो तुम्हारे जहाजों से दिक्कत थोड़ी है, दिक्कत तो तुम्हारी नेवी से है। मर्चेंट नेवी तुम्हारा ले आओ ना, क्या दिक्कत है। चाइना की मर्चेंट नेवी तो कलकत्ता बंदरगाह तक आती है और हमारी भी मर्चेंट नेवी जाती है उसके बंदरगाह तक जाती है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब भारत ने स्थिति का फायदा उठाते हुए वहां पर मिलिट्री रडार लगा दिया। अब इस मिलिट्री रडार से यहाँ जितनी भी गतिविधियां होती हैं, पानी वाली जहाज जाए, चाहे नौसेना की जहाज जाए, हेलीकॉप्टर जाए, सब चीज को निगरानी रखा जा सकता है यहाँ पर। और साथ ही साथ मालदीव की एयरफोर्स को ट्रेनिंग देने के लिए हमारे हेलीकॉप्टर और हमारी आर्मी यहाँ पर तैनात है। और जो जेल में बैठे हैं ना यामीन साबू कह रहे हैं कि मालदीव में भारतीय सेना क्या कर रही है, तो भारत ने कहा कि भैया ट्रेनिंग दे रही है आपको, हम चाइनीज वालों की तरह थोड़ी है कि डुप्लीकेट सामान दे देंगे और ट्रेनिंग नहीं देंगे। एगो तो चाइना का सामान ही कमजोर होता है, उस पर से ससुरा ट्रेनिंग नहीं देगा, आधा सीखते में टूट जाएगा। तो भारत ने अपना हेलीकॉप्टर दे रखा और साथ ही साथ निगरानी के लिए तो रडार रखा ही है। भारत ने मालदीव को डोर्नियर विमान दे रखा है। ये डोर्नियर विमान छोटे सीट के होते हैं और आराम से समुद्र की निगरानी कर सकते हैं। तो यहाँ से जो उसकी चाल थी, जो उसके स्ट्रिंग ऑफ पल्स थे, वो तो एक ही जगह कामयाब हो पाए सब ग्वादर में, क्योंकि पाकिस्तान को तो हम समझा ही नहीं सकते हैं। वो अगर पाकिस्तान से कहिएगा ना, भारत के लोग अगर पाकिस्तान से कहेंगे कि पानी पियो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो पानी पीना छोड़ देगा। है भारत वाला बोल रहा है सब, जरूर कुछ गड़बड़ है पानी में, पानी पीना छोड़ देगा सब वहाँ पर। तो पाकिस्तान को हम लोग नहीं समझा सकते हैं, मालदीव को तो हम लोग ने समझा लिया। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ रहा। हालांकि देखेंगे तो दोनों मुस्लिम कंट्री, लेकिन उतनी ज़्यादा जिद्दी है, ईमान ये यहाँ पर। अब बात करते हैं हम लोग श्रीलंका की। तो श्रीलंका को भी हम लोगों ने मना लिया, वहाँ भी सेम कंडीशन थी। महिंद्रा राजपक्षे के समय में श्रीलंका बहुत ज़्यादा चाइना के फेवर में चला गया था, और जब उनको समझ में आया तब हो गया, चाइना ने इन्हें चूना लगा दिया। चाइना ने श्रीलंका का निचला बंदरगाह हम्बनटोटा, नक्शा के क्लास में हम्बनटोटा का हिस्ट्री पूरा डिटेल से बताए थे आप लोग को, जब कोल्ड वार चल रहा था उस समय से लेकर। लेकिन अभी की बात इस पे रहते हैं। हम्बनटोटा श्रीलंका का निचला बंदरगाह है। चाइना ने कहा कि यहाँ एयरपोर्ट बना दो और बंदरगाह बना दो, करोड़ों रुपया आएगा तुमको और हमारा कर्जा भर देना। और श्रीलंका को पता ही नहीं भाई एयरपोर्ट कॉमर्शियल जगह पे चलता है। अब हर जगह एयरपोर्ट सक्सेस थोड़ी हो जाता है, अब सब जगह का दिल्ली मुंबई एयरपोर्ट थोड़ी हो जाएगा। बहुत से एयरपोर्ट है आधा किराया नहीं निकलता है उन लोग का वहाँ पे। अब वो चाइना ने यहाँ से बना दिया और लंबा चौड़ा कर्जा थोप दिया। जब कर्जा नहीं दे पाए तब वो कहा कि भैया एक काम कीजिए कि ये बंदरगाह हमको दे दिए संचालन के लिए, तो बंदरगाह ले लिया वहाँ पर। बाद में भारत के दबाव में आके चाइना को श्रीलंका ने कह दिया कि भैया हम आपकी सेना रखने नहीं देंगे यहाँ पर। लेकिन चाइना फिर भी वहाँ पे कर्जा दे रखा था, इसलिए कह दिया कि हमारी नौसेना की जहाज़ों को यहाँ पर फ्यूल पेट्रोल वगैरह भरने को दे दिया जाएगा। लेकिन वहाँ का एयरपोर्ट अभी भी खाली है। अब श्रीलंका भारत से कहता है कि एयरपोर्टवा आप ले लीजिए, आप चलाइएगा। तो भारत कहता है कि यहाँ कोनो पैसेंजरे नहीं आते हैं, हमारा कोनो घाटा लगना है। लेकिन भारत यहाँ बहुत बड़ी गलती कर रहा है। भारत को चाहिए कि ये एयरपोर्ट एक ही शर्त पर ले कि भारत वहाँ अपना P-8I विमान उतार सकता है। P-8I विमान, ये P-8I जो विमान होते हैं सर, इसके बारे में हम एक अलग वीडियो बना चुके हैं। आप उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा। ये बहुत ही घातक विमान होते हैं। ये हवा में उड़ते ही उड़ते, और इसके अंदर इतना सेंसर्स होते हैं कि ऊपर से ही टारपीडो मार देता है मिसाइल, और पानी के अंदर उड़ रही चल रही पनडुब्बियों को ये हवा में ही ध्वस्त कर देता है। इसे उड़ता हुआ हम लोग यमदूत कहते हैं। ऊपर ऊपर पूरी मतलब पनडुब्बियों के लिए तो हंटर है, इसे कहते हैं सबमरीन हंटर। इसके आगे कोई नहीं टिक सकता है। और भारत के पास ये 9 ठो पहले से थे, अब 8 का और ऑर्डर दे दिया। तो भारत इस P-8I की मदद से ये पूरे एरिया में निगरानी रख सकता है। इससे फायदा क्या होगा कि श्रीलंका का तो लगेगा कि भैया उसने अपना एयरपोर्ट दे दिया, और ये जहाज उतरती भी एयरपोर्ट पे ही है। अब उस एयरपोर्ट की मदद से जो चाइना की पनडुब्बी यहाँ पेट्रोल भरने आ रही है ना, आओ भैया कोई दिक्कत नहीं, तुम तो हमारी निगरानी में हो। तो भारत सरकार यहाँ गलती कर रही है, वो एयरपोर्ट ले लेना चाहिए, और इस शर्त पे लेना चाहिए कि हमारे P-8I विमान, निगरानी विमान को वहाँ उतरने दिया जाएगा। और इस पे श्रीलंका इजीली सहमत भी हो जाएगा, क्योंकि वो एक बार चाइना से धोखा खा चुका है हम्बनटोटा बंदरगाह और हम्बनटोटा एयरपोर्ट को लेकर। इस बार भारत को ये मौका नहीं गंवाने देना चाहिए। देखिए चाइना को लग रहा था ना, उसने जिबूती में अपना सैन्य अड्डा ले लिया है, तो बहुत बड़ा तीर मार दिया है। देखिए जिबूती एक ऐसा छोटा सा देश है जहाँ पर कई देशों की सैन्य अड्डा दे रखा है, उसकी अर्थव्यवस्था चलती
चलती है, दूसरे को सेना का अड्डा दे रखा है, उससे भाड़ा वसूलता है। अब सेना अड्डा बहुत बड़े एरिया में होते हैं, बहुत एरिया होता है उन लोग का, कई किलोमीटर में होते हैं। अब सोचिए ना, यहाँ कोई एक मामूली होटल बना देता है 10 तल्ला, तो उसको कितना किराया आता है, और कोई कई किलोमीटर में देगा तो उसका कितना किराया आएगा, वो भी विदेशी लोगों से ले रहा है, तो उसकी अर्थव्यवस्था ही चलती है। तो चाइना यहाँ गया और उसने कहा कि जिबूती में हम सेना का अड्डा ले लेंगे, क्योंकि ग्वादर में तो उसने ले ही रखा है। तो अरे भैया, ये नहीं समझ रहा है कि भारत ने फ्रांस से समझौता कर रखा है, जापान से समझौता कर रखा है, और अमेरिका से समझौता कर रखा है। इस समझौते के तहत भारत इन देशों के सेना के अड्डे जहां हैं उसका इस्तेमाल कर सकता है। और इत्तेफाक देखिए चाइना की होशियारी का, कि यहाँ पे जो उसने अड्डा लेकर रखा है जिबूती में, वहाँ फ्रांस का पहले से है, अमेरिका का पहले से है, और जापान का पहले से है। हम लोग बिना अड्डा लिए उसके अड्डा को प्रयोग कर सकते हैं। लेमुआ कामकोसा ऐसे समझौते हुए हैं। तो यहाँ पे तो चीन का अड्डा रहे न रहे कोई फायदा नहीं है, कि युद्ध की स्थिति में भारतीय सेना वहाँ जाके बैठ जाएगा, नौसेना वायुसेना सब बैठ जाएगी, आराम से खाते रहेगी। फ्रांस वाला से कहेगी भाई बर्गर खिलाओ, तुम कुछ खिलाओ, आराम से युद्ध होगा तो उन्हीं फोड़ फाड़ के निपटा देंगे लोग यहाँ पे। तो चीन को तो यहाँ से कोई खास फायदा हुआ नहीं यहाँ पे अड्डा लिए हुए, क्योंकि यहाँ से समझौता हम लोग का आराम से। और उल्टे यहाँ पे घाटा क्या हो गया, भारत ने, मोदी जी सेशल्स गए थे, सेशल्स एक देश है यहाँ पर, सेशल्स का एक द्वीप है जिसका नाम है एजम्सन द्वीप। मोदी जी समझौता कर दिए कि एजम्सन द्वीप पर हमारी नौसेना रहेगी। अब देखो भाई साहब, यहाँ हमारी नौसेना हो गई, समझौता के तहत हमारी नौसेना यहाँ भी हो गई, दुबका बंदरगाह यहाँ तक हो गया, और यह ईरान का चाबहार बंदरगाह गया हो गया, अफगानिस्तान में है, ये जिबूती में है, यहाँ पर तजाकिस्तान में। तो ये एरिया तो हम लोग ले लिए। और लेमुआ समझौता, कामकासा समझौता, बेका समझौता के तहत हम लोग यहाँ पे डिगो गार्सिया जो अमेरिका का सैन्य अड्डा है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लो भाई साहब, यहाँ तक तो हम ही हो गए। और यहाँ पे अंडमान निकोबार हमारा बपौती है, हम लोगों को जापान ने गिफ्ट में दिया था सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस ने इसका नाम शहीद एवं स्वराज नाम रखा था। ये एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ तो हम लोग कहा ही है। अब बताओ भाई साहब, चीन तुम हमको घेर रहे हो, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, यहाँ तुम्हारा बाप बैठल है आयरन कर्टन। तो देखो भैया यहाँ पर ऐसे हम लोग हैं लोग यहाँ पर। अब ऊपर में चाइना को लग गया कि भैया यहाँ पर दो ही देश हैं सब जो भारत को घेर सकते हैं, एक शेख हसीना वाला बांग्लादेश और यांग सांग सूकी वाला म्यांमार। अब इसके बारे में तो वीडियो बताए थे, अभी आगे और समझा देते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया, इस साइड से हम लोग को खतरा नहीं है, चाइना जितना चिल्ला ले कोई खतरा वाला नहीं है, क्योंकि मोदी जी भी विदेश में घूमे हैं, तो फालतू काम के लिए नहीं घूमे हैं। ये भी जवान बहुत अच्छा काम करके आए हैं। अब आगे देखिए, चीन का पड़ोसियों से खटपट हो रहा है, खास करके यहाँ ताइवान से। ताइवान को चीन सोच रहा है हड़प लेना, लेकिन ताइवान की जो प्रधानमंत्री हैं बहुत ही एग्रेसिव है। इस साल भारत ने भी ताइवान का जम के साथ दिया, वहाँ से व्यापार भी किया, उसके फ्रीडम डे को भी मनाया गया। हालांकि ताइवान के फ्रीडम डे के पहले ही हमने आप लोगों से हम आपको वीडियो ही बनाए थे और कहे भी थे कि आप लोग इसको सपोर्ट करेंगे। आप लोग ने भी किया, भारत से बहुत सारे मीडिया ने भी किया, और चाइना ने विरोध किया इनका और भारत का भी, तो कोई फायदा नहीं हुआ। भारत ताइवान की ओर से हो गया, और WTO में ताइवान का साथ दे दिया। और भारत अब ये व्यापार मन बना रहा है कि जो सामान चाइना से आती है अब वो ताइवान से मंगाया जाएगा। और ये हम कई वीडियो में बना चिल्ला भी चुके हैं, भैया सेम रेट पे ताइवान देता है तो हम यहाँ से क्यों ना खरीदें। उसके बाद ये जिनपिंग साहब को लगाई कोरोना, फादर ऑफ कोरोना बकलुलवा, ये सोचा कि हम बांग्लादेश में आके घुस जाते हैं। आपको हम पहले ही वीडियो में बताए थे कि यहाँ पर बांग्लादेश का सोनाडिया बंदरगाह लेना चाहता था, मोदी जी ने कैंसिल करवा दिया शेख हसीना से फ़ोन करके कि कैंसिल कराओ। और चिटगांव बंदरगाह पर ये 2012 से बात कर रहा था कि हमको दे दीजिए, यहाँ हम अपनी नेवी रखेंगे। तो शेख हसीना कही कि देख भैया, हमारा मोदी जी से बहुत अच्छा जमता है, और कब वो फ़ोन कर देंगे तो हम कैंसिल करा देंगे। तो तुम एक काम करो, वहाँ पे तुमको अपनी जहाज़ ले आना है तो ले आओ, लेकिन कॉमर्शियल ले आना, कार्गो व्यापार करने वाले, नौसेना वाला हम ना देंगे। तो ये बेचारा फादर ऑफ कोरोना यहाँ से भी टेंशन में चल गया। यहाँ पर तो सोनाडिया भी गया, चिटगांव भी गया, यहाँ पर म्यांमार में गया तो म्यांमार में भी सेम कंडीशन हुआ। म्यांमार ने भी कह दिया भाई, वो आंग सांग सूकी से कहने गया यहाँ पर, हाँ आंग सांग सूकी से, कि आंग सांग सूकी हमको ना नौसेना के लिए दे दीजिए। यो कैंसिल कर दी कि नौसेना ना देंगे, तुम व्यापार करने के लिए लेना है तो ले लो। और इसके अलावा उसने भारत को यहाँ का सितवे बंदरगाह दे दिया। ये तो वीडियो बनाई ही है, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट सितवे बंदरगाह। तो भाई साहब यहाँ भी भारत एंट्री मार दिया जिस तरह से चाइना मारा था। और यहाँ भी हम हमेशा समझाते हैं कि महिला लोग के चक्कर में शी जिनपिंग पगला है। यहाँ पर 2 मिनट में मोदी जी समझा देते हैं। यहाँ पर अगर विदेश में किसी से ब्रेकअप कराना है, देखिए ये ना शी जिनपिंग यहाँ पे देखिए, इससे भी ब्रेकअप हो गया, इससे भी, इससे भी। इस सबके पीछे जानते हैं कौन कांड थे? ये हमारे मोदी जी। विदेश में किसी का किससे ब्रेकअप कराना है, इसके लिए मोदी जी स्पेशलिस्ट है।
और हिंदुस्तान के अंदर किसमें किसमें ब्रेकअप कराना है, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, कहीं पे भी हो, तो इसके लिए हमारे अमित शाह जी हैं। तो भैया हमारे हिंदुस्तान में हर तरह का जुगाड़ है। विदेश में ब्रेकअप का नया नया नमूना मोदी जी से टकराएगा। यहाँ पर सी जिनपिंग, तुम ना यार एक नंबर के चूतिया हो। मिर्जापुर मूवी देखो, हमारे यहाँ एक से एक कांड होता है। आ गए यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, हमनी के चूड़ी पहन के बैठा है लोग, यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स घेरेंगे। लेकिन चाइना एक बहुत ही खतरनाक कांड कर दिया, वो लाओस और कंबोडिया को घेर लिया। ये देखेंगे यहाँ पे देश, तो ये वाला जो देश है ये लाओस है। लाओस चाइना से बहुत ज़्यादा कर्जा ले रखा था बिजली घर बनाने के लिए। हम आपको इसके बारे में पहले वीडियो में समझाए थे। तो लेकिन ये बिजली घर बनाने के लिए पैसे लिए थे, लेकिन इसके डैम वगैरह उजड़ गए, कोरोना में बिजली का भी डिमांड नहीं हुआ, इस वजह से कर्जा में आ गया, जिस वजह से इसके बिजली घर पर चाइना का अधिकार हो जाएगा। और चाइना ने कंबोडिया को इतना ना कर्जा दे रखा है कि कंबोडिया के नीचे एक बंदरगाह है जिसका नाम है रीम बंदरगाह। तो रीम नेवल बेस को चाइना ने ले लिया है और ये ज़्यादातर 90% चांसेज ले लिया है। लेकिन कंबोडिया के संविधान में ऐसा लिखा है कि कंबोडिया किसी को भी मतलब दूसरे देश को परमानेंट अड्डा नहीं देगा। लेकिन कंबोडिया यहाँ पे दे रहा है इनडायरेक्टली, क्योंकि कंबोडिया जो है पूरी तरह कर्ज के जाल में घिर गया है। अब ये चाइना का अगला प्रोजेक्ट क्या होगा, देखिए कि वो कंबोडिया की रीम बंदरगाह को तो अपना नेवल बेस बना लेगा और यहाँ से एक सड़क ले जाएगा और इसके ऊपर लाओस इसको बोल नहीं पाएगा, क्योंकि लाओस ऑलरेडी कर्जा में घिरा हुआ है, और ये जोड़ देगा अपना यहाँ पर इस एरिया में। अब यहाँ से दिक्कत क्या है कि ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ से करीब पड़ता है, तो यहीं से वो अरुणाचल प्रदेश को देख सकता है, यहाँ से लॉजिस्टिक सपोर्ट से वो रीम बंदरगाह पर आ सकता है। तो भारत यहाँ पे कहीं ना कहीं गलती कर दे रहा है। तो वो रीम बंदरगाह से इस एक और फायदा है चाइना को कि ये आसियान जो देश है, इस आसियान में 10 देश आते हैं सब आपको, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपीन, ये 10 देश आते हैं। इन 10 देशों में सेंटर में आ जाता है आपका कंबोडिया और उसका रीम बंदरगाह, इसलिए ये स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण है। लेकिन चाइना के इस कदम से अमेरिका भी एकदम नाराज है, और अमेरिका कहीं ना कहीं यहाँ पर कंबोडिया के अंदर एक गृह विद्रोह करा सकता है, क्योंकि वो संविधान के खिलाफ जाके काम नहीं करेंगे। लेकिन उसका संविधान में लिखा हुआ है कि किसी को परमानेंट बेस नहीं देगा, तो इसको भाड़ा पे दे देगा 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, तो परमानेंट थोड़ी कहलाएगा। अरे 99 साल के लिए भी दे दिया तो परमानेंट थोड़ी कहलाएगा, वो तो लीज कहलाएगा वहाँ पर। तो ऐसा संविधान में है वहाँ पर। लेकिन फिर भी कंबोडिया का झुकाव जो है ना, वो इसके साथ चाइना के साथ ज़्यादा है। लेकिन यहाँ भारत के साथ एक प्लस पॉइंट है, इसको लेकर, वियतनाम को लेकर। वियतनाम हमेशा चाइना के खिलाफ में रहता है। अब भारत के पास मौका है वियतनाम को अपने फेवर में लेने का। ये जो वियतनाम है, वियतनाम का जो कामरान बंदरगाह है, ये बहुत ही स्ट्रेटजिक रूप से महत्वपूर्ण है। और इस एरिया में, पूरी ईस्ट एशिया में सबसे गहरा बंदरगाह यही है, कैमरान बंदरगाह। और कैमरान बंदरगाह से महज 150 किलोमीटर दूर है चाइना की नेवी का सबसे बड़ा बंदरगाह, जिसका नाम है हेनान द्वीप। यहाँ हेनान द्वीप है। तो भारत सरकार को यहाँ से तो इमीडिएटली ये काम करना चाहिए कि पूर्वोत्तर भारत जो है, जिनका कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, यहाँ से सीधा सड़क म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और ये एकदम वियतनाम तक ले जाना चाहिए। यहाँ पे इस 4 देशों को, इससे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम, इससे कई फायदे होंगे। देखिए जितनी चाइना से कंपनियां भागी हैं कोरोना के बाद, वो सारी की सारी कंपनियां लाओस में ज़्यादातर भाग गई, सॉरी वियतनाम में भाग गई हैं। तो हमें वियतनाम से इलेक्ट्रॉनिक सामान आयात करने में फ़ायदा होगा। यहाँ से ट्रक से लोड करके आप आराम से पूर्वोत्तर भारत में ला सकते हैं और यहाँ डेवलपमेंट हो सकता है। जहाँ भी सड़कें और रेलवे स्टेशन गुजर गई, वो एरिया ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है। ये पूर्वोत्तर क्यों नहीं डेवलप हुआ है? क्योंकि इंडिया के लोगों को इधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको ये जाना है तो इधर ही जाना है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इधर नहीं है। तो इसका डेवलपमेंट और बेहतरीन ढंग से होगा। और अगर हम कैमरान बंदरगाह यहाँ से ले लिए तो यहाँ से सीधा कनेक्टिविटी हो जाएगी और यहाँ इसके मेन एरिया पे हम लोग हमला कर सकते हैं। तो जो चाइना सपना देख रहा है कि ग्वादर में पहुँच के इधर से हम हमला करेंगे, अरे भैया उसी का काउंटर पार्ट हम यहाँ से पहुँच के कैमरान में, तुम्हारे इधर हांगकांग का एरिया एकदम करीब है, यहाँ से तुमको एरिया पे हम हमला कर सकते हैं। इसके अलावे जिस तरह से हम लोगों ने म्यांमार को, पनडुब्बी को लीज पर दिया है, उसी तरह वियतनाम को भी हम लोगों को हथियारों को लीज पे देना चाहिए। और इसके पेट्रोल को निकालने नहीं देता है चाइना, कहता है कि मेरा एरिया, और बेचारा ये कमजोर है। तो वियतनाम हमसे रेडी भी हो सकता है, क्योंकि वियतनाम से हम ये कह सकते हैं कि पेट्रोल तुम्हारा चाइना पूरा ले जा रहा है, तुम हमको दे दो, 50% निकाल के तुमको दे देंगे और 50% हम वापस ले आ देंगे। और हम लोग से थोड़े ना चाइना अझुराएंगे, जो वियतनाम से छोटा मोटा देश से अझुरा जा रहा है। तो भारत को ये काम जल्दी से जल्दी करना चाहिए। दूसरी, इस सड़क का एक सेकेंड पार्ट को हम लोग को नीचे से सिंगापुर तक ले जाना चाहिए। अब सिंगापुर बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट है, इससे चाइना के ऊपर इतना प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि चाइना को जब भी व्यापार करना है तो वो इसी मलक्का से होकर जाता है। अगर हमारी कनेक्टिविटी सिंगापुर
करतारपुर तक पहुंच जाएगी। तो चाइना के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा कि भैया ये मलक्का के पास भी है, और दूसरा अंडमान निकोबार हमारा यहाँ है ही है। तो जो पहले एक सरदर्द था अब डबल सरदर्द हो जाएगा, और उसके बाद से यहाँ तक आ जाएगा। और तब चाइना से कहो कि याद है गलवान घाटी, आओ ससुरो तुनाई तो 2 किलोमीटर, हम 2000 किलोमीटर चलाएंगे तुम्हारा खोपड़िया तक। तो हमको लगता है कि मोदी जी भी इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि ये एरिया चाइना को छुट्टा छोड़ना सही नहीं है। और भारत की भी नीतियाँ एग्रेसिव रही है। हम लोग बहुत ही मेहनत से चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थे उससे बाहर निकले हैं। अभी मेन थ्रेट 2 ही जगह से, एक ग्वादर से है क्योंकि पाकिस्तान हमारी बात नहीं सुनेगा, और दूसरा ये आपका रीम बंदरगाह से, क्योंकि ये चाइना ऊपर से सड़क बना के लेके चलाएगा लाओस के रास्ते से, तो दिक्कत हो जाएगा। और हमारी सड़क रहेगी तो फिर दिक्कत नहीं होगा। अगर सड़क लाते भी हो तो हम भी वहाँ से पहुँच जाएंगे। तो आई होप इस पे गवर्नमेंट काम करेगी। आगे आपको वीडियो में समझा देंगे कि यहाँ पर जो अमेरिका का जो बेस है जिसको नाम है डिगो गार्सिया, अक्सर क्वेश्चन आते हैं डिगो गार्सिया किस महासागर में, तो हिंद महासागर में। तो इस पर जो लेमुआ समझौता हुआ है या BEK समझौता हुआ है या कौन का सा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।